अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडिएशन को समझने से पहले हमें रेडिएशन की डोज की यूनिट्स पढ़ना होंगी। आपने इससे पहले वाली वीडियो में एब्जॉर्ब्ड डोज को पढ़ लिया, जो कि एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। ये एनर्जी ई दरअसल रेडिएशन की एनर्जी है जो किसी बॉडी ने एब्जॉर्ब की। डिवाइडेड बाय मास, 1 किलोग्राम मास में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, तो एब्जॉर्ब्ड डोज के मानी ये बनते हैं। इसकी यूनिट्स जॉल्स पर केजी, जॉल्स पर केजी। मुशाहिदात में ये आया है कि मुख्तलिफ रेडिएशंस कि एक जितनी डोज एक जितने असरात पैदा नहीं करती, एक जैसे असरात भी नहीं पैदा करती। मिसाल के तौर पे अल्फा पार्टिकल्स और एक्सरेज की डोज अगर बराबर है तो फिर भी अल्फा पार्टिकल्स 20 गुना ज़्यादा डैमेजिंग हैं, एक्सरेज के मुकाबले में ज़्यादा नुकसानदेह हैं। इसी तरह से ये भी मुशाहिदे में आया है कि एक जैसी रेडिएशन एक जितनी मिकदार जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे गिरे तो मुख्तलिफ असरात पैदा होते हैं। मतलब पार्ट ऑफ बॉडी चेंज हो तो इफ़ेक्ट चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पे एक तो ये बात थी, दूसरी ये बात कि न्यूट्रॉन्स स्किन पे कम असरअंदाज होते हैं जबकि आईज में ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब हमें एक ऐसी यूनिट मुतारफ़ कराना चाहिए जिसमें ये बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट शामिल हो जाएं। वो बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट शामिल करने के लिए एक क्वालिटी फैक्टर है जिसका नाम है रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस, RBE। ये क्वालिटी फैक्टर है, मैं इसको QF लिखता हूं। अगर हम क्वालिटी फैक्टर को मल्टीप्लाई करें एब्जॉर्ब्ड डोज, जिसको हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास एक नई यूनिट DE, इक्विवेलेंट डोज, इक्विवेलेंट एब्जॉर्ब्ड डोज। तो हम इक्विवेलेंट एब्जॉर्ब्ड डोज, पहली जो यूनिट थी एब्जॉर्ब्ड डोज D, उसके साथ RBE मल्टीप्लाई करें। ये एब्जॉर्ब डोज मल्टीप्लाइड बाई RBE, क्वालिटी फैक्टर वही, हमें इक्विवेलेंट डोज मिलती है। तो इक्विवेलेंट डोज की डेफिनेशन क्या हुई? प्रोडक्ट ऑफ एब्जॉर्ब्ड डोज एंड क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या है? रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। अब हमारे पास ये एक नई यूनिट आ गई, इक्विवेलेंट डोज। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, इसकी SI यूनिट्स सीवर्ट है, SV इसकी सिंबल है। सीवर्ट, 1 सीवर्ट कितनी इक्विवेलेंट डोज होती है? 1 ग्रे मल्टीप्लाइड RBE, रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस को मल्टीप्लाई करें 1 ग्रे। ये 1 ग्रे ये यूनिट एब्जॉर्ब्ड डोज की है, D की, जबकि सीवर्ट इक्विवेलेंट डोज की यूनिट है। तो 1 सीवर्ट इज इक्वल टू 1 ग्रे मल्टीप्लाइड RBE। एक और पुरानी यूनिट भी है इक्विवेलेंट डोज की, REM। ये एक सीवर्ट का 100वां हिस्सा है, 1/100 आप यूं कह सकते हैं, 1/100 सीवर्ट। REM
R stands for Röntgen, E stands for equivalent, M stands for man. Röntgen equivalent man. ये रॉन्टजन वो साइंटिस्ट है जिसने एक्सरेज दरियाफ्त की थी। तो हमने एक नई यूनिट इक्विवेलेंट डोज डिफाइन कर ली। बायोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हैं रेडिएशन के? रेडिएशंस हम एटमॉस्फेयर में फेस करते हैं। इसी तरह से रेडिएशन की सोर्सेज की जगहों में जहाँ पे रेडिएशन के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, रिसर्च हो रही हैं, तो न्यूक्लियर लैब्स में, इंडस्ट्रीज़ में, तो माइंस में, वहाँ पे लोग जो काम करते हैं कारकुन, तो उनके ऊपर जो असरात हैं जैसे स्किन बर्न का मिलता है, रेडनेस हो जाती है स्किन की। और उन लोगों के लिए देखा गया है कि 1 मिलीसीवर्ट एक वीक में अगर रेडिएशन उन पे पड़ी है तो उसको सेफ समझा गया, मगर इससे ज़्यादा मिकदार सेफ नहीं रहती, ख़तरनाक होती है, बुरे असरात पैदा करती है। अल्फ़ा और बीटा दोनों रेडनेस पैदा करते हैं, स्किन के ऊपर जलन होती है। ये लो लेवल काजेज़ हैं। हाई लेवल रेडिएशन के असरात ज़्यादा डैमेजिंग होते हैं। मिसाल के तौर पे सिकनेस हो जाती है, ब्लड सेल्स मुतासर हो जाते हैं, जैसे ब्लड सेल्स की बीमारी है एनीमिया, और इसी तरह से ल्यूकेमिया हो जाता है, और क्रोमोसोम्स की एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती है, म्यूटेशन हो जाती है, और आने वाली नस्लों के लिए भी ये एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा करती हैं। अब हम देखते हैं कि इनके बायोलॉजिकल और मेडिकल यूजेस क्या हैं। यूजेस ऑफ रेडिएशंस, दरअसल हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में, उनकी ग्रोथ को चेक करने के लिए, उनकी बीमारियों को देखने के लिए। आइसोटोप्स को कैसे हासिल किया जाता है? ये न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट से हासिल करते हैं हम। दूसरे पार्टिकल्स के ऊपर न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया जाता है तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हमें मिल जाते हैं। तो इन आइसोटोप्स को हम इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल आइसोटोप्स के साथ मिला के फीड करते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को, तो वो प्लांट्स और एनिमल्स इन आइसोटोप्स को भी उसी तरह से टेक करते हैं, ले लेते हैं, और उनके जिस्म में वो मूव कर रहे होते हैं और वहाँ से रेडिएशन निकलती है। तो ये सारा जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो दरअसल केमिकल रिएक्शन किसी प्लांट में या एनिमल में कैसे हो रहा है और किस तरह से प्रोसीड हो रहा है, आगे कैसे बढ़ रहा है, किस स्पीड के साथ, हम उन चीज़ों को चेक करते हैं। अब इस तरह के आइसोटोप्स जो हम प्लांट्स को फीड करते हैं या एनिमल्स को, हम इनको ट्रेसर बोलते हैं। तो इस टेक्निक को ट्रेसर टेक्निक बोलते हैं। इन आइसोटोप्स में जैसे आयोडीन 131 है, फास्फोरस 32 है, स्ट्रोंशियम 90 है, और इसी तरह से बीटा सोर्सेज हैं। तो हम इनको ट्रेसर्स के तौर पे फीड करते हैं, प्लांट की मिट्टी में हम इनको डाल देते हैं और प्लांट उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और प्लांट के तनों में, पत्तों में वो आइसोटोप्स मूव कर रहे होते हैं, किस स्पीड से कहाँ तक पहुँचा, वो वहाँ से रेडिएशन एमिट कर रहा होता है। तो रेडिएशन डिटेक्टर लगा के लोकेशन देख सकते हैं कि तने में वो कितने सेंटीमीटर मूव किया, कितनी देर में, तो प्लांट की ग्रोथ को बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह से प्लांट की प्रोडक्ट यानी ग्रेन की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। एनिमल की डिजीज़ेस को हम डिजीज़ेस को डायग्नोज करते हैं और फिर उनका ट्रीटमेंट भी होता है। मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, फोटोसिंथेसिस में, तो ये ट्रेसर्स हम यूज़ करते हैं। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ
प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए हम ये रेडिएशन ट्रेसर टेक्निक यूज़ करते हैं। डिजीज़ की डायग्नोसिस करते हैं, पहचान करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन के लिए सोडियम 24 का आइसोटोप यूज़ करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट किया जाता है। इसी तरह से थायराइड ग्लैंड्स में, थायराइड ग्लैंड्स जो गर्दन के पीछे होते हैं, रेडियो आयोडीन 131 थायराइड ग्लैंड्स इस आइसोटोप को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी तरह से बोन्स में फास्फोरस P32 इन बोन्स हड्डियों में एब्जॉर्ब होता है। कोबाल्ट 60 लिवर में एब्जॉर्ब होता है। तो हम मुख्तलिफ आइसोटोप्स, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स की बीमारियों को इन रेडियो आइसोटोप्स को नॉर्मल आइसोटोप्स में मिला के फीड किया जाता है और ये उन बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल लिवर जो डिजीज़्ड है वो नॉर्मल लिवर के मुकाबले में कोबाल्ट के आइसोटोप्स को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। इसी तरह से बोन्स फास्फोरस को 32 को, रेडियो आयोडीन ये ग्लैंड्स के, थायराइड ग्लैंड्स के लिए, थायराइड ग्लैंड्स नॉर्मल जिस मिकदार को एब्जॉर्ब करते हैं, डिजीज्ड ग्लैंड्स उससे ज़्यादा मिकदार को एब्जॉर्ब करेंगे। इसी तरह से कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम फास्फोरस 32 भी यूज़ करते हैं और स्ट्रोंशियम 90 ये भी यूज़ करते हैं। तो दरअसल ये आइसोटोप्स फीड किए जाते हैं, इनकी मूवमेंट को देखा जाता है। उस बॉडी पार्ट में पहुंच के ये रेडिएशन एमिट कर रहे होते हैं और डिटेक्टर से एमिटेड रेडिएशन काउंट किया जाता है और इनकी मिकदार की पैमाइश की जाती है। इसी तरह से रेडियोग्राफी में भी इस्तेमाल होता है आइसोटोप्स का। रेडियोग्राफी क्या चीज़ है? दरअसल ये आप कह सकते हैं कि ये फोटोग्राफी की तरह से है। इमेज बनाती है, इंटरनल बॉडी का इमेज बनता है, लिवर का, हड्डियों का। तो रेडियोग्राफी करते हैं हम, इमेजिंग करते हैं। तो इमेजिंग करने से भी हमें मालूम होता है कि कौन सा बॉडी पार्ट जो है वो किस हद तक नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। जैसे ब्रेन की इंटरनल इमेजिंग करनी हो तो हम ये यूज़ करते हैं। ब्रेन में अगर कोई ट्यूमर है तो इन आइसोटोप्स को, रेडियो आइसोटोप्स को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा मिकदार में। तो इसी तरह से हम इसको रेडियोग्राफी को इंडस्ट्री में भी करते हैं। जैसे किसी बिल्डिंग में कोई शिगाफ है या किसी मटेरियल के अंदर कोई क्रैक है या कैविटी के है, खोखलापन है, तो रेडियोग्राफी से पता चल जाएगा कि उसके अंदर खोखलापन है, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो इसका इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, इंडस्ट्री में और मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा रेडियोग्राफी का इस्तेमाल है। गैमा रेज का एक कैमरा होता है बना हुआ जिसको गैमा कैमरा कहते हैं और उसको डिज़ाइन ऐसे किया होता है कि वो गैमा रेडिएशन को डिटेक्ट करता है जहाँ से गैमा रेडिएशन निकल रही हो। तो मैलिग्नेंट एरिया की निशानदेही होती है और उसका साइज़ का पता चलता है। तो रेडियोग्राफी दरअसल इंटरनल इमेजिंग है। जैसे एक्सरेज इमेजिंग है, रेडियोग्राफी उससे ज़्यादा बेहतर इमेजिंग है, इंटरनल इमेजिंग। बहुत सारी बातें होंगी पूछने वाली इसमें, आप इसको पढ़ेंगे
तो कोई बात पूछनी हो, डिस्कस करनी हो तो आप वीडियो में कमेंट करेंगे और इसके ऊपर मज़ीद बात की जा सकती है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।